नमस्कार दोस्तों, वाणिश्री स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हमने लास्ट लेक्चर में उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है, जो कि मई 2024 महीने का था। ये उत्तराखंड 2024 प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमने कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लिया था, तो आज आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला न्यूज़ है, वो है उत्तराखंड में अतिरिक्त वर्चुअल क्लासरूम। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो उत्तराखंड सरकार ने टेलीकॉम कंसल्टेंस इंडिया की सहायता से 840 अतिरिक्त वर्चुअल क्लासरूम शुरू करने की योजना बनाई है। ठीक है, ये वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में शिक्षकों को छात्रों के लिए लाइव ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने में सक्षम बनाएंगे। तो इसके मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। तो पहले चरण की बात करें तो यह योजना कक्षा 6 से 12 तक के 1.9 लाख छात्रों तक विस्तारित की जा चुकी है। अधिकारी वर्तमान में यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे हैं कि वंचित छात्रों को बिना किसी तकनीकी समस्या के शिक्षा प्रदान की जा सके। सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोचिंग भी प्रदान की जाएगी इसके अंतर्गत। और देखें तो यह कार्यक्रम वर्तमान में राज्य के 13 जिलों के अंतर्गत 500 सरकारी स्कूलों में लागू किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत वर्चुअल कक्षाओं में इंटरैक्टिव संचार को सक्षम करने के लिए रिमोट संचालित टर्मिनलों और सैटेलाइट इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जिससे छात्र ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरह से अधिगम में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त माता-पिता और शिक्षकों को समर्पित अनुप्रयोगों के माध्यम से उनकी प्रगति की निगरानी करने में भी सहायता मिलती है। तो बेसिकली देखें तो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, जिससे एजुकेशन को गति मिल सके और स्टेट के डेवलपमेंट में एक प्रकार से ये हेल्प करता है। ठीक है? तो ये मेंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मेंस के लिए आप इसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुए। तो हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में एक हिम तेंदुआ देखा गया था। ठीक है, मुख्य बिंदुओं की बात करें तो वर्ष 2024 की शुरुआत में जारी भारत की नवीनतम हिम तेंदुए की जीव गणना के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए हैं, जिनमें से 124 उत्तराखंड में हैं। इस पहाड़ी राज्य में लद्दाख 477 के बाद भारत में हिम तेंदुओं की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो उत्तराखंड का स्थान है वो दूसरा स्थान है जहाँ तक हम हिम तेंदुओं की बात करते हैं। तो पहला स्थान लद्दाख का है और दूसरा स्थान उत्तराखंड का है। तो इस बात को प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा। गंगोत्री उद्यान में राष्ट्रीय उद्यान में 38 से 40 हिम तेंदुओं की आबादी है। आयुसीएन की बात करें तो सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध है। अनुमान है कि हिम तेंदुओं की वैश्विक आबादी 10,000 से कम है। ठीक है, तो उत्तराखंड में हिम तेंदुए कहाँ मिलते हैं? उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में पाए जाते हैं। तो पहला तो ध्यान ये रखना है कि उत्तराखंड का स्थान दूसरा है जहाँ तक हम हिम तेंदुओं की बात करते हैं, और आयुसीएन की रेड लिस्ट में ये सुभेद्य है। ठीक है, और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में ये पाए जाते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए इन बातों को ध्यान रखिएगा। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1989 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर पर गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख इसी पार्क के अंदर स्थित है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस उद्यान के तहत आने वाला क्षेत्र गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य के बीच एक जीवंत निरंतरता बनाता है। वनस्पतियों की बात करें तो इस पार्क की सामान्य वनस्पतियों में चीरपाइन, देवदार, फर, स्प्रूस, ओक और रोडोडेंड्रोन शामिल हैं। जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ पर दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि नीली भेड़, काले भालू, भूरे भालू, हिमालयन मोनाल, हिमालयन स्नोकॉक, हिमालयन तहर, कस्तूरी मृग
और हिम तेंदुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन बातों को प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं हिम तेंदुओं के बारे में। तो इन्हें घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है, यानी कि पहाड़ों का भूत। ठीक है, और इनके आवास की बात करें तो मध्य और दक्षिणी एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके रेंज की बात करें तो ये संख्या में 12 हैं। भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा, यदि हम भारत में इनके आवास की बात करें तो पश्चिमी हिमालय में, जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, और पूर्वी हिमालय की बात करें तो उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यदि हम इनके खतरों की बात करें तो मानव हिम तेंदुआ संघर्ष देखने को मिलता है, इनका शिकार होता है और अवैध शिकार किया जाता है, और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन भी एक तरीके से इनके खतरे का कारण बन रहा है। ठीक है, यदि हम इनके संरक्षण हेतु प्रयास की बात करें तो ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन कार्यक्रम चलाया गया है। हिमालय संरक्षक सामुदायिक स्वयं सेवी कार्यक्रम चलाया जाता है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया गया है। हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम भी चलाया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इनके प्रमुख स्थान की बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, इसे हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, और कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। ठीक है, यदि हम इनके संरक्षण स्थिति की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में ये वनरेबल है। ठीक है, और साइट्स में परिशिष्ट फर्स्ट में इन्हें रखा गया है। और यदि हम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो अनुसूची फर्स्ट में इनका स्थान आता है। तो देखिए, इसमें मेंस और प्रीलिम्स के लिए दोनों महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। जैसे कि खतरों की बात करें तो मेंस में आप कोट कर सकते हैं, भारत में कहाँ पाए जाते हैं इसे आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं, और इनके संरक्षण स्थिति और इनके संरक्षण हेतु जो प्रयास किए जा रहे हैं इन्हें आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं, और प्रीलिम्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो इन बातों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड में चीनी बगुला। हाल ही में, एक मिनट, हाल ही में आमतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों राजस्थान, भूटान में पाए जाने वाला पक्षी चाइनीज पॉन्ड हेरोन को पहली बार उत्तराखंड में देखा गया है। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं चाइनीज पॉन्ड हेरोन के बारे में, तो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चाइनीज पॉन्ड हेरोन बगुला कुल का एक पूर्वी एशियाई अलवण जलीय पक्षी है। ठीक है, यह पक्षियों की 6 प्रजातियों में से एक है, जिन्हें पॉन्ड हेरोन अर्थात तालाब के बगुलों के नाम से भी जाना जाता है। यह आमतौर पर 47 सेंटीमीटर यानी कि 19 इंच लंबा होता है। इसके सफ़ेद पंख, पीले रंग की चोंच व काले सिर, पीले आंखें और पैर होते हैं। प्रजनन काल के दौरान इसका समग्र लाल रंग नीला और सफ़ेद होता है, और अन्य समय भूरा भूरा एवं सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, यह उथले अलवन जल और खारे जल वाले आर्द्र भूमि व तालाबों में पाया जाता है, और आयुषीन की बात करें तो ये कम चिंतनीय है प्रजाति में माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड के वन क्षेत्र में परियोजना पर रोक, तो देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने हरे भरे जिलिंग एस्टेट क्षेत्र में वनों की कटाई या निर्वनीकरण के बारे में एक याचिका में उठाई गई चिंताओं के कारण भीमताल मुक्तेश्वर क्षेत्र में एक प्रमुख होटल विकास को रोक दिया है। ठीक है, तो मुख्य बिंदु की बात करें तो न्यायालय के अनुसार घने जंगलों वाले हिस्से को एक होटल परियोजना के लिए वनों को काटने की अनुमति दी गई थी, जिसका उद्देश्य 20,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों को अंजाम देना था। अब इसका क्या हुआ कि इससे क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी को अपूरणीय क्षति होगी, जो पर्याप्त वन आवरण बनाए रखने के राज्य के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। तो बेसिकली सर्वोच्च न्यायालय ने इस परियोजना पर रोक लगा दिया है। इन्वायरमेंट पर, वहाँ के पर्यावरण पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की संभावना थी, जिस कारण से इसे रोक दिया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई परियोजना या डेवलपमेंट के लिए
कोई भी प्रोजेक्ट लगाया जाता है या कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है, तो उसका एक तरीके से असेसमेंट किया जाता है कि उसका एनवायरनमेंट पर, वहाँ के लोकल जो लोग हैं उन पर, सोसाइटी पर क्या किस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ सकता है, नेगेटिव कितना पड़ता है, पॉजिटिव कितना पड़ता है। तो उन सभी बातों को इसके अंतर्गत EIA के अंतर्गत उसको असेस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही किसी परियोजना को एक तरीके से मंजूरी दी जाती है। तो यदि इसके स्टेटस की बात करें तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1996 में इसको स्टेटस दिया गया है EIA को, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है। और ये बेसिकली कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में प्रोजेक्ट को डिवाइड करता है, उसको उसका डिवीज़न करता है, ठीक है। प्रोजेक्ट ए में बेसिकली एनवायरमेंटल क्लियरेंस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और कैटेगरी बी में हमें जो कि स्टेट और यूटी गवर्नमेंट है, तो उनकी एक तरीके से असेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट के लिए ये ज़रूरी है, EIA असेसमेंट जो है वो कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है, मैंडेटरीली है। लेकिन जो कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा कि EIA की आवश्यकता क्या है, ये बेसिकली मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा कि इनमें जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है और किन प्रोजेक्ट्स के लिए ये ज़रूरी होती हैं। तो बेसिकली ये स्टेप वाइज तरीके से असेसमेंट करती है, जैसे कि सबसे पहले स्क्रीनिंग करती है कि क्या किसी प्रोजेक्ट को EIA की नीड है कि नहीं है, आवश्यकता है कि नहीं है, क्या वो ऐसा प्रोजेक्ट है कि उसका एक तरीके से एनवायरनमेंट पर, वहाँ के लोकल डेवलपमेंट पर एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो तब उसको एक तरीके से उसकी स्क्रीनिंग होती है। उसके बाद स्कोपिंग की बात होती है कि उन इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि EIA के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि पब्लिक कंसल्टेशन की बात होती है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, ठीक है, उनके क्या कंसर्न्स हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को लेकर के, तो उन सभी बातों को एड्रेस किया जाता है, उनके जो ग्रीवांसेस हैं उन तरीके से एड्रेस किया जाता है, ठीक है। अगला है प्रोजेक्ट अप्रेजल। ये बेसिकली फाइनल स्क्रूटिनी होती है किसी भी प्रोजेक्ट्स को लेकर के कि क्या बेसिकली उसके कितने पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, सब बातों को देखा जाता है। और लास्ट में है डिसीजन मेकिंग। उन सभी बातों को यानी कि स्क्रीनिंग, स्कोपिंग और पब्लिक कंसल्टेशन के बाद और अप्रेजल करने के बाद एक डिसीजन लिया जाता है किसी प्रोजेक्ट को लेकर के कि क्या उसको मंजूरी देनी है कि नहीं देनी है। और यदि दी जाती है, ठीक है, यदि उसको ग्रांट किया जाता है तो उसके बाद उसका मॉनिटरिंग भी होती है, ठीक है, टाइम टू टाइम कि भाई वो क्या जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, कंडीशंस हैं, उनको फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इन सभी का जो काम होता है वो EIA का होता है। तो वो सभी को, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर के चलती हैं, ठीक है, और तभी जाकर के किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने का काम करती हैं। तो बेसिकली जो सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया है, इसका कारण मुख्य बताया गया है कि वहाँ के जो घने जंगल हैं, ठीक है, तो एक कहीं न कहीं किसी तरीके से वहाँ के जो एनवायरनमेंट पर वो था, वो एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता था, ठीक है। तो बेसिकली इस बात को रोक दिया गया है। तो इसको देख लीजिएगा, मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तराखंड में बाहरी लोगों का सत्यापन अभियान। तो देख लेते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के मुताबिक लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद उत्तराखंड पुलिस दूसरे राज्यों से आकर राज्य में रहने वाले लोगों की पहचान की पुष्टि के लिए सत्यापन अभियान फिर से शुरू करेगी। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना और बाहरी लोगों की साख की जांच करना है। कि कई बार क्या होता है कि इस प्रकार के जब दूसरे स्टेट के लोग जाते हैं, कई बार ऐसी आशंका होती है कि कई बार आतंकियों को अ, यूरोप में लोग जाते हैं और अपने जो भी उनके मंसूबे होते हैं उनको पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के चीज़ों को रोकने के लिए इस प्रकार का कार्य किया जाता है। अगला है आदर्श आचार संहिता, ठीक है, MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली सर्वसम्मत दस्तावेज है, ठीक है। राजनीतिक दल स्वयं चुनाव के दौरान अपने आचरण को नियंत्रित रखने और संहिता के भीतर काम करने पर सहमत हुए हैं। यह बेसिकली संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत देखा जाता है और इसका उद्देश्य यही होता है कि स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों एक तरीके से सुनिश्चित की जा सके, ठीक है। MCC चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक चालू रहता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि MCC कब तक लागू रहता है, तो जब चुनाव की घोषणा होती है, ठीक है, और जब परिणाम की घोषणा होती है,
तो उसके बीच तक हमें ये देखने को मिलता है। अगला है कि संहिता लागू करने के दौरान सरकार किसी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकती है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मेंस और प्रीलिम्स के लिए, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त हो गई है। तो हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 1 वर्ष के भीतर राजस्व पुलिस की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों को नियमित पुलिस को सौंपने का निर्देश दे दिया है। उत्तराखंड देश का एकमात्र राज्य है जहां पर राजस्व पुलिस की व्यवस्था नियमित पुलिस के साथ साथ मौजूद है। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो राजस्व पुलिस जो विभाग के अधिकारियों द्वारा संचालित होती है। बेसिकली इनके पास लिमिटेड पावर्स होती हैं, सीमित शक्तियां होती हैं और इसके अधिकार क्षेत्र में केवल पहाड़ी राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। तो उच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में भी राज्य से राजस्व पुलिस की लगभग 1 सदी पुरानी प्रथा को हटाने का आदेश दिया। तो बेसिकली इसको हटा दिया गया है। ठीक है। यदि हम इनके बारे में देखें तो राजस्व पुलिस व्यवस्था, रेवेन्यू पुलिस सिस्टम के बारे में, तो उत्तराखंड में राजस्व पुलिस प्रणाली 1800 के दशक में अस्तित्व में देखने को मिली और टिहरी के शासकों ने गोरखाओं के हाथों अपने क्षेत्र खो दिए थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं, उन्होंने भुगतान के बदले में अंग्रेजों से गोरखाओं को गढ़वाल से बाहर निकालने का अनुरोध किया। युद्ध के बाद शासक भुगतान करने में असमर्थ रहे और बदले में अंग्रेजों ने गढ़वाल का पश्चिमी भाग अपने पास रख लिया। ठीक है। वर्तमान उत्तराखंड में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों से राजस्व एकत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने मुगल प्रशासन के समान पटवारी, कानूनगो, लेखपाल आदि पदों के साथ एक राजस्व प्रणाली लागू की। तो बेसिकली ये एक ब्रिटिश प्रणाली व्यवस्था थी जिसे अब एक तरीके से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कार्यान्वयन, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सूत्रों के अनुसार वर्ष 2024 के अंत तक उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने की उम्मीद है। ठीक है, यह एक ऐसी सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है जो लिव इन और विवाहित जोड़ों को अपने रिश्ते को पंजीकृत करने में सक्षम बनाएगी। उत्तराखंड विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 को यूसीसी बिल पारित किया। तो इस डेट को ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स में पूछने की पूरी संभावना है कि उत्तराखंड विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 को यूसीसी बिल पारित किया था। तो ध्यान रखिएगा। अब इसके मुख्य बिंदु को देख लेते हैं, प्रोविजंस को। तो यूसीसी विवाह की तरह ही लिव इन संबंधों को पंजीकरण का आह्वान करता है और कहता है कि लिव इन पार्टनर की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ दंपति दोनों के लिए लाभदायक होंगी क्योंकि इससे रजिस्ट्रार के कार्यालय में कई बार जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, हालांकि 18 से 21 वर्ष की आयु के जोड़ों के माता पिता को उनके बच्चों के लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सूचित किया जाएगा। संसद में पारित विधेयक में कहा गया है कि बिना पंजीकरण कराए 1 महीने तक से अधिक समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर 3 महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली किसी महिला को उसके साथी ने छोड़ दिया है तो वह उससे गुजारा भत्ता का दावा करने की हकदार होगी, जिसके लिए वह उस सक्षम अदालत से संपर्क कर सकते हैं जिसका उस स्थान पर अधिकार क्षेत्र हो जहां वे आखिरी बार साथ रहे हों। पहाड़ी राज्य के छोटे आदिवासी समुदाय को प्रस्तावित कानून से छूट दी गई है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली ये हमने पिछले करंट अफेयर्स में डिस्कस कर लिया था। तो इसमें बेसिकली मैरिज है, डाइवोर्स है, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन और सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये सभी प्रोविजंस को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और ये आर्टिकल 44 में आता है जो कि डीपीएसपी में आता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चारधाम तीर्थ यात्रा के लिए विनियामक प्रणाली। तो देख लेते हैं, तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ से मजबूर होकर उत्तराखंड सरकार वर्ष 2019 के देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के समान चारधाम तीर्थ यात्रा हेतु एक विनियामक प्रणाली शुरू करने के लिए तैयार है, जिसे पुजारियों के विरोध के कारण छोड़ दिया गया था। देख लेते हैं बेसिकली क्या कहा गया है। तो सरकार ने राज्य में चारधाम और अन्य धार्मिक तीर्थ यात्राओं को विनियमित करने हेतु
एक नए प्राधिकरण या संस्थान के गठन का सुझाव देने के लिए एक विशेष उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। राज्य सरकार द्वारा गठित HLC को भविष्य में उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों के सुचारू और निर्बाध विनियमन पर ध्यान देने का कार्य सौंपा गया है। यह गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के लिए चल रही चारधाम यात्रा में भक्तों के दैनिक प्रवाह की निगरानी तथा विनियमन भी करेगा। बेसिकली ये चारधाम यात्रा एक तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो वह सुचारू रूप से संचालित हो, अच्छे से संचालित हो, तो उसी के लिए इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। तो बेसिकली हमने ये चारधाम यात्रा के बारे में देख लिया था, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। नेक्स्ट है राजाजी टाइगर रिजर्व। तो देख लेते हैं। मुख्य वन्यजीव वार्डन के अनुसार कार्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित की गई एक बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया है। तो देख लेते हैं बेसिकली। तो स्थान की बात करें तो हरिद्वार उत्तराखंड शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में ये देखने को मिलता है। यह राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है। पृष्ठभूमि की बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में उत्तराखंड में 3 अभयारण्य यानी कि राजाजी, मोतीचूर और चीला को मिलाकर की गई थी, ठीक है। इसे वर्ष 2015 में देश का 48वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो वनस्पतियों में बेसिकली जो है चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, नदी वनस्पति, झाड़ियां, घास के मैदान और देवदार के वन इस पार्क में वनस्पतियों की श्रृंखला का निर्माण करते हैं। साल विशिष्ट प्रमुख वृक्ष प्रजाति है, ठीक है, जो यहाँ की पाया जाता है। जीव जंतुओं की बात करें तो रिजर्व बाघ, हाथी, तेंदुआ, हिमालयी काला भालू, स्थाल भालू, सियार, लकड़बग्घा, स्पॉटेड डियर, सांभर, बार्किंग डियर, नीलगाय, बंदरों और पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियों यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। नदियों की बात करें तो गंगा और सोंग नदियाँ यहाँ से बहती हैं। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में भूकंप। तो इसका हमने देख लिया था, ठीक है। ये आप ऊपर देख लीजिएगा, हमने पहले डिस्कस कर लिया था मई के करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट है सरकार ने CAA के तहत नागरिकता देना शुरू किया। तो देख लेते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि सरकार ने पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 के तहत नागरिकता प्रदान करना शुरू कर दिया है। आइए देख लेते हैं मुख्य बिंदुओं के बारे में। तो 15 मई को केंद्रीय गृह सचिव द्वारा नई दिल्ली में उम्मीदवारों को नागरिकता प्रमाण पत्र का प्रारंभिक बैच प्रस्तुत किया गया, जो दिल्ली में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित नागरिकता संशोधन नियम 2024 के जारी होने के बाद किया गया। गृह मंत्रालय 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम 2024 ने CAA के कार्यान्वयन का रास्ता साफ कर दिया है, जिसे वर्ष 2019 में संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो देख लेते हैं बेसिकली है क्या। दिशा निर्देशों के अनुसार जो CAA है बेसिकली क्या करता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह अल्पसंख्यक समूहों के प्रवासी पूर्वव्यापी प्रभाव से CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 6 कौन है? ये हैं हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन और पारसी, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में है और 2024 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आए हैं। तो उन्हें तरीके से ये नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है। तो CAA 2019 के संशोधन के तहत जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 तक भारत पहुंचे थे, ठीक है, जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था या धार्मिक उत्पीड़न की आशंका थी, वे नए कानून के तहत नागरिकता के लिए पात्र हो गए हैं, ठीक है। इन प्रवासियों को 6 वर्ष के भीतर त्वरित भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। संशोधन ने इन प्रवासियों के देशीकरण, नागरिकीकरण के लिए निवास की आवश्यकता को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें 3 कंट्रीज को बेसिकली इंक्लूड किया गया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। और 6 जो है अल्पसंख्यक के 6, तो उन्हें देख लीजिएगा। और 31 दिसंबर 2014 से ये पहले आए होने चाहिए और 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो इन प्रोविजंस को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की फूलों की घाटी।
तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए 1 जून से खुल रही है। यह उत्तराखंड के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्थित है, जिसे वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। देख लेते हैं, तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हिमालय की 300 से अधिक देसी फूलों की प्रजातियां हैं, जो जून से नवंबर तक मानसून के मौसम में देखी जा सकती हैं। इसमें 300 से ज़्यादा तरह की पुष्प प्रजातियां शामिल हैं, जैसे एनीमोन, गेरेनियम, ब्लू पापी और ब्लूबेल। यह ग्रे लंगूर, उड़ने वाली गिलहरी, हिमालयन वीजल, काला भालू, लाल लोमड़ी, लाइम तितली, हिम तेंदुआ तथा हिमालयन मोनाल जैसी दुर्लभ पशु प्रजाति का निवास स्थल है। ठीक है, अब देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के प्रतिनिधि भागों के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है, जो स्थलीय या तटीय, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र या इसके संयोजन के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास एवं संबंधित सांस्कृतिक मूल्यों के रख रखाव के संतुलित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार बायोस्फीयर रिजर्व लोगों और प्रकृति दोनों के लिए विशेष वातावरण है। यह इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे मनुष्य एक एवं प्रकृति एक दूसरे के जरूरतों को सम्मान करते हुए अस्तित्व में रह सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, ये तो ध्यान रखना ही है। फूलों की घाटी के बारे में कहाँ स्थित है, कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये यूनेस्को में भी शामिल है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में बागवानी की पैदावार में गिरावट। तो उत्तराखंड में वर्ष 2023 में 44,882 हेक्टेयर कृषि भूमि गर्म मौसम की घटनाओं के कारण नष्ट हो गई। घटती कृषि संभावनाओं के कारण पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है, जिससे बागवानी उत्पादन के लिए समर्पित क्षेत्र में कमी आने की संभावना है। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो बेसिकली इसमें काफ़ी बदलाव देखे गए हैं, और इनके मुख्य कारण की बात करें तो भारी वर्षा, बाढ़, ओलावृष्टि और भूस्खलन जैसी आपदाएं इसके मुख्य कारण हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब इसमें देख लेते हैं हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में, ICAR के बारे में। तो इस स्थापना की बात करें तो 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। यह भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। इसके मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है, और यह पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान तथा शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन एवं प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, उत्तराखंड में छात्रों के लिए द्विभाषीय पुस्तकें। तो देश में अपनी तरह की पहली पहल के तहत उत्तराखंड सरकार वर्तमान शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों को द्विभाषा विज्ञान पुस्तकें उपलब्ध कराएगी। तो देख लेते हैं मुख्य बिंदुओं के बारे में। तो 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए विज्ञान की, जबकि उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की 3 अलग अलग द्विभाषीय पुस्तकें होंगी। राज्य शिक्षा विभाग के अनुसार दोहरी भाषाओं में तैयार और मुद्रित पुस्तकें शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले सभी राज्य संचालित स्कूलों में पहुंचा दी गई हैं। ठीक है, तो स्कूलों को उच्च तकनीक वाले डिजिटल उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा, जिनमें बड़ी स्क्रीन, ऑनलाइन 3D शिक्षा मॉड्यूल, इंटरनेट सेवाएं और अन्य तकनीकें शामिल होंगी। तो बेसिकली एक तरीके से अच्छे शिक्षा के लिए, उत्तम शिक्षा के लिए ये कार्य किया जा रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने मई के करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट कर लिया है दृष्टि IAS के। ठीक है, और इससे पहले हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन सभी बातों को देखने की कोशिश की है। तो आप इन्हें ज़रूर देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।